तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। उसी के बाद क्या हुआ कि जो फ्रांस में नया जो वहां का राजा बना था लुई 16, ठीक है, उस समय उसकी एज कितनी थी, मात्र 20 इयर्स का था। ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से उसकी शादी हुई। अब जब वो राजा बना था तो उसके टाइम पे क्या, जो फ्रांस का ट्रेजर था वो बिल्कुल एम्प्टी था। अब उस एम्प्टी ट्रेजर के जो मेन रीजन क्या थे, एक तो जो फ्रांस था वो लंबे समय से किसमें था, वॉर में इन्वॉल्व था। उसके बाद वहां का शाही दरबार और जो महल थे उनको रख रखाव के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज्यादा किसकी धन की आवश्यकता होती थी। थर्ड जो था वो था कि जो अब राजा ने क्या किया, इसके लिए लोन ले रखा था, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट पे, है ना। तो इस वजह से भी धीरे धीरे क्या होने लगा, खजाना जो था वहां का वो खाली हो रहा था। और जो कह सकते हैं जैसे ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी सैलरी वगैरह पे करने के लिए भी तो उसके लिए भी धन की जरूरत थी। तो कह सकते हैं कि मतलब फ्रांस में इकोनॉमिकली बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो अब इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको कम करने के लिए लुई 16 ने क्या किया कि जो टैक्स था ना, और अनावश्यक टैक्स पब्लिक पर चार्ज करना शुरू कर दिया। अब जो वहां की जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, मैंने आपको बताया था। एक तो फर्स्ट 3 स्टेट थी। फर्स्ट स्टेट कौन सी थी, क्लर्की। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, ओके। एंड थर्ड स्टेट इज, जिसमें कौन शामिल थे, ये फर्स्ट स्टेट हो गई, फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई, एंड थर्ड स्टेट में आपके जो पीकेंट्स हो गए और स्मॉल बिजनेसमैन और जो रिमेनिंग पीपल थे। अब देखो क्लर्की में क्या थे, द पीपल हु वर्क इन द चर्च। तो चर्च में चर्च में कार्य करने वाले जो लोग थे वो तो किसमें, कौन से फर्स्ट स्टेट में शामिल थे, दैट इज द क्लर्की, ओके। सेकंड स्टेट में शामिल थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मींस द पीपल हु बिलोंग्स टू द किंग्स फैमिली, है ना। और जो जैसे राजा के जो परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति वो इसमें नोबिलिटी में शामिल थे। एंड जो शाही दरबार में काम करने वाले जो और अदर ऑफिशियल्स थे वो भी सेकंड स्टेट में शामिल थे। और थर्ड स्टेट में जो थे वो सारे जो पीजेंट्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, और जो रिमेनिंग पीपल थे वो सारे थर्ड स्टेट में हो गए। अब जो राजा ने जो टैक्स लगाया था वो टैक्स से इन दोनों स्टेट्स को क्या किया गया था, एग्जेम्प्ट किया गया था, है ना। तो इन दोनों जो स्टेट थी इनको तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, तो टैक्स पे करना पड़ता था वो केवल इस थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था, ओके। अब इसमें भी लगभग 90% जो लोग थे वो क्या थे, पीजेंट्स थे, ठीक है। 90% जो लोग थे वो क्या थे, किसान थे। अब ऐसा नहीं था कि 90% लोग किसान थे लेकिन इनके पास इनकी किसकी खुद की जमीन नहीं थी, है ना। इसमें भी 60% जो लैंड ओनर थे वो कौन थे, ये थे क्लर्की एंड नोबिलिटी के जो स्टेट के लोग थे। केवल 40% पीपल जो थे उन्हीं के पास अपनी जमीन हुआ करती थी। तो अब क्या हुआ, इक्वालिटी थी नहीं, ठीक है। और राजा के क्या हो रहा था, राजा का अत्याचार बढ़ रहा था, टैक्स बढ़ रहे थे, लोगों के लिए खाने के लिए क्या था, रोटी और कपड़े, है ना। और जो सारी जो बेसिक नीड्स थी उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों जो थे उनमें आक्रोश बढ़ने लगा। और इसी तरह से, इसी वजह से ना क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई थी, है ना। अब हमने पढ़ लिया था, अब आएंगे हम चैप्टर किस पे, चैप्टर 8 पे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, है ना। किस तरह से क्रांति का विस्फोट हुआ। तो द लुईस 16th had to increase taxes for reasons you have learned at the previous section. How do you think he could have gone about doing this in France of the old regime? The monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had no call a meeting of the States General which would then pass his proposals for new taxes. The State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. अब क्या था,
जो ये तीनों स्टेट थे इनमें से ये अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, ठीक है, एक नेशनल बॉडी बनाई हुई थी ना। अब उस मीटिंग को कौन बुलाता था? राजा के द्वारा, जो फ्रांस का सम्राट था उसके द्वारा उस जो एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल मीटिंग को बुलाया जाता था। उसमें ये तीनों स्टेट के लोग थे, उनको केवल एक एक वोट डालने का राइट था, ठीक है ना। और वो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो 1614 में हुई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new taxes. अब क्या हुआ? दोबारा से 15 मई 1789 में लुई 16 ने एक दोबारा से नई मीटिंग बुलवाई है ना। उस मीटिंग में कौन शामिल होते थे? इनमें से ये तीनों जो स्टेट के लोग थे, जिन्हें एक एक वोट डालने का अधिकार था, है ना। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सभी को एक एक वोट डालने का अधिकार था, है ना। उसमें भी अब उस मीटिंग में क्या था, जो पीजेंट्स और स्मॉल बिजनेसमैन थे उन्हें उसमें अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, है ना। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. अब जो क्या था, एक शानदार हॉल था, वर्साइल का एक शानदार हॉल को उसकी मेजबानी के लिए जो प्रतिनिधि मंडल आने वाला था और जिसमें वो मीटिंग होने वाली थी उसके लिए उसे तैयार किया गया था। The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in row facing each other on two sides. देखो अब क्या था, इनमें से जो थे वो उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो क्लर्की और नोबिलिटी के थे, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो किसके थे? जो थर्ड स्टेट है उसके, है ना। तो 300 दोनों के, क्लर्की के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और नोबिलिटी स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, जबकि 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट के शामिल थे। तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से स्टेट में से ज्यादा थे? थर्ड स्टेट में से, ठीक है। अब सबसे जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाली आगे वाली जो लाइन्स थी उनमें किसे बिठाया जाता था? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनके लिए तो आगे वाली सीट होती थी, है ना। और जो बैक में पीछे जो बिठाया जाता था, पीछे सीट लगाई गई थी किसके लिए? थर्ड स्टेट के लोगों के लिए, है ना। तो ये भी डायरेक्ट एक क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। अब देखो, द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. देखिए, अब थर्ड स्टेट में भी जो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे? इनमें जो अधिक धनवान लोग थे, है ना, और एजुकेटेड लोग थे। जो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझा तो लोग एजुकेटेड होने लगे, है ना। तो जो एजुकेटेड और अधिक रिच पीपल जो थे थर्ड स्टेट के, वो 600 जो स्टेट वो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें शामिल थे। अब जो ये असेंबली हुई थी उसमें आपके जो पीजेंट्स और आर्टिजन थे, जो कलाकार और महिलाओं, उनको उस असेंबली में अंदर एंट्री करने से मना कर दिया, ठीक है। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. अब देख क्या था, सभी जो किसान थे, महिलाओं को उसमें जो असेंबली हॉल थी उसमें एंट्री करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनकी अराउंड 40,000 डिमांड्स थी। उनको उन्होंने अपने लेटर्स पे लिख के और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए उस अंदर जो मीटिंग्स होने वाली थी किसके समक्ष? राजा के समक्ष, उसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स को भिजवा दिया था, ठीक है। किसके द्वारा? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. देखो, जैसे मैंने तुमको पहले बताते हैं स्टार्टिंग में क्या था कि प्रत्येक स्टेट का केवल एक वोट होता है ना, जो कि पहले से ही चला आ रहा था। ऐसा सिस्टम होता था कि राजा जो मीटिंग बुलाता था उसमें प्रत्येक स्टेट को केवल एक वोट डालने का अधिकार होता था, है ना। अब ये मैटर नहीं करता था कि इसमें 300 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसमें भी 300 है, इसमें 600 है, लेकिन वोट कितने होते थे? केवल एक का। ईच स्टेट हैज वन वोट, है ना। This time to Louis XVI was determined to continue the same practice. अब इस समय भी क्या हुआ? 1789 में भी जो लुईस जो 16 था वो भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, है ना। और उसने भी क्या किया कि भाई जिस तरह से पहले से चला आ रहा है वो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और सभी स्टेट है, तीनों स्टेट के एक एक वोट डाला जाएगा। But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. अब क्या हुआ? जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, है ना, उन्होंने देखा कि हमारी मेजॉरिटी है ना,
हमारा रिप्रेजेंटेशन अधिक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी अधिक है, तो क्या करना चाहिए कि हम इस चीज को नहीं मानते, है ना। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव को, प्रत्येक मेंबर को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, है ना। अगर किसी चीज पे आप सहमति चाहते हो, किसी प्रपोजल को पास कराना चाहते हो, तो उसको उसमें आपको क्या करना होगा, 300 यहाँ से हो गए, 300 यहाँ से हो गए और 600 यहाँ से हो गए, है ना। तो आपको इन सभी को, इन जैसे ये 600 हो गए, तो 600 मेंबर्स को इक्वल राइट होगा वोट डालने का, है ना। तो ईच मेंबर शुड हैव द राइट टू वोट, है ना। तो इस वजह से क्या किया